वक्त था कि सफ़ेद पोश तबका रूखी सूखी में भी गुजारा कर लिया करता था, लेकिन अब लंगर खानों पर कतारें इतनी लंबी हो गई हैं कि मुखय्यर हजरात भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि हकीकत महज इतनी सी नहीं है, बड़ी बड़ी सनतों पर ताले लग गए हैं। ऐसे में हमने राब्ता किया उन लंगर खानों के हवाले से हकीकत जानने के लिए कि जिनके हवाले से देखा जाता है कि मुखय्यर हजरात वहाँ पर जाकर लोगों की ज़िंदगियों के हवाले से, लोगों की 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुमकिन बनाने के हवाले से ऐसे लोगों की मदद करते नजर आते हैं। तो ऐसे में JDC के सरबरा जनाब ज़फ़र अब्बास साहब क्या राय रखते हैं, वो हकीकत पर किस तरह से पर्दा उठा रहे हैं, आइए चलकर उनसे जानते हैं। जो लोड की पोजीशन है, अगर आप डोनेशंस पूछेंगे तो लाजिम बात है डोनेशंस डैमेज हुए हैं, डैमेज से मुराद कम हुए हैं। आप देखें ना, अगर JDC के आज सरजानी टाउन के फ्री डायलिसिस सेंटर की बात करें, फ्री डायलिसिस है भाई सबका, उस इलाके के लोगों का। फिरजीनियस कंपनी की मशीनें लगी हैं, दुनिया की नंबर 1। जो भी वहाँ मरीज़ आ रहे हैं नई कराची सरजानी की, फ्री डायलिसिस है। महीने के अखराजात हैं 1 करोड़ रुपए के भाई, जो किटें लग रही हैं पैसों में आ रही हैं, और हम तो इंपोर्टेड किट यूज़ कर रहे हैं जो गुर्दे के मरीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद समनाबाद वाले डायलिसिस सेंटर आ जाएँ, फिर आप उसके बाद 5 स्टार चौरंगी वाले डायलिसिस सेंटर आ जाएँ, आप उसके बाद सोल्जर बाजार वाले डायलिसिस सेंटर आ जाएँ, लियाकताबाद वाले डायलिसिस सेंटर आ जाएँ, लियारी वाले आ जाएँ, मलिर वाले आ जाएँ, जहाँ खोल दिए। तो ये करोड़ों रुपया हर महीने चाहिए। हमारे जितने भी दस्तरखान है सबके ऊपर ना सिर्फ खाने वालों का, JDC के दस्तरखानों से पार्सल भी दिया जाता है। इतना लोड बढ़ गया जिसकी कोई इंतहा नहीं। वरना देखें पूरे साल कैंपेनें चलती थी कि दस्तरखान बंद कर दो, कारोबार करा दो, एक आदमी को जो खाना खिला रहे हो उसमें एक आदमी को। मैं बोलता था यार 2 रोटियों में कारोबार कैसे होता है, मुझे तो सिखाओ। जवाब देने वाले आज क्यों नहीं चल रहे मैसेज? आज अच्छे लोगों के घरों में खाना खत्म हो गया, चलाओ ना मैसेज कि भूखे को रोटी मत दो, इसको हुनर सिखा दो। अरे भाई एक आदमी आ रहा है, उसके घर में 2 बच्चे, उसकी माँ और बाप भूखे हैं, बेरोजगार है, और मैं उसको रोटी ना दूं, बोलूं आओ मैं तुम्हें हुनर सिखाऊं। अरे भाई 1 करोड़ लोग हुनर सीख के शहर में घूम रहे हैं जिनके लिए रोजगार नहीं है, और जिनके हैं रोजगार 12, 15, 18, 20, 25 हज़ार में महीना गुजार के दिखा दो। लेकिन 1 साल के अंदर PDM की हुकूमत ने अवाम पर एक बार नहीं कई बार टैक्सों का बोझ डाला है मिनी बजट की सूरत में। ऐसे में इस हकीकत के हवाले से बात करने के लिए, इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमने राब्ता किया साबिक चेयरमैन FBR जनाब शब्बर जैदी साहब से। वो केस पर राय रखते हैं, आइए चलकर उन्हीं से जान लेते हैं। जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, इसमें महंगाई अपने अरूज पर है, और इस वक्त तकरीबन अगर आप ईयर टू ईयर इन्फ्लेशन लगाएं तो ये तकरीबन 50% है, जो आम आदमी के बर्दाश्त से बाहर है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में टैक्स उन चीज़ों से ले रहे हैं जो आम आदमी के इस्तेमाल में आती हैं, जैसे चीनी है, जैसे कुकिंग ऑयल है, जैसे चाय की पत्ती है, और वो चीज़ें हैं जो कि आम आदमी के इस्तेमाल में आती हैं, और वो उस पर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते हैं। तो उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अपने टैक्सेस निज़ाम को इस तरह तब्दील कर सकते हैं कि वो महंगाई उसमें से टैक्सेस के अमाउंट को निकाल दिया जाए और रिलीफ दिया जाए गवर्नमेंट आम आदमी को। मगर जो पाकिस्तान के टैक्सेस की कमी है और जो पाकिस्तान में टैक्स बेस की कमी है, उसके होते हुए ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो ये पोजीशन मुस्तकबिल करीब में सेटल नहीं होगी और मसाइल बढ़ते जाएंगे। जो मैंने पहले भी कहता रहा हूँ, इसका बुनियादी रास्ता ये है कि पाकिस्तान में बुनियादी अशिया की आपको राशनिंग करनी पड़ेगी। जब महंगाई इस तरह के लेवल पर चली जाती है तो फिर आप चीज़ों की राशनिंग करते हैं और उन चीज़ों की डिमांड को कंट्रोल करके उसके ऊपर आप प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम जिस तरीके से चलना चाहते हैं इस तरह चलेंगे तो ये नहीं चलेगा, और ये ही बुनियादी इसका मसला है। और जो पाकिस्तान का हल है इस वक्त वो ये है, आम आदमी को रिलीफ देना है कि आप बजट में कोई टैक्स कम नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे आम अशिया के इस्तेमाल की आम अशिया के ऊपर, तो आपको राशनिंग करके डिमांड कम करके उसकी प्राइस को कम करना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई रास्ता आपके सामने नहीं है। अब ऐसे में मुख्तलिफ टैक्सों के नफाज के बाद मुल्क में 283 रुपए पर पहुँचने वाला फी लीटर पेट्रोल किस कदर मुनसिफाना है, इसको जस्टिफाई किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम पहुंचे हैं साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम GS साबिर साहब के पास, आइए उनसे जानते हैं। IMF हमें ये नहीं कहती
कि आप पेट्रोल पर टैक्स लगा, IMF कहती है कि दे वांट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी जनरेटेड फॉर द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट। और क्यों? क्योंकि वो वी शुड बी इन अ पोजीशन टू पे बैक आवर लोन्स, आवर डेट्स, ये सारी की सारी। अब पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्सेशन होती है, सबसे आसान ये होता है कि जी पेट्रोल पे टैक्स लगा दें और रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगी। भाई बात ये है, व्हाट इज़ दिस FBR फॉर? FBR में आप देखें कि ओवर द लास्ट 40 ईयर हमने देखा, पहले FBR छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी। अब आई कैन वेरी सेफली से कि अप्रिसिएशन के अलावा आप देख लें कि उस वक्त क्या जनरेशन होती थी रेवेन्यू और अब क्या होती है। अब FBR भी 50 गुना बढ़ गया है, लेकिन उनके ओवरहेड्स बढ़ गए हैं, रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गई है। तो हमें बार बार मैं ये अर्ज़ करता हूँ आपसे और आपके तवज्जुह से पीपल हु मैटर कि हमें रेवेन्यू जो है अदर देन पेट्रोलियम सोर्सेज के ऊपर वहाँ पर भी वी शुड बी कंसंट्रेटिंग। अब 3-4 चीज़ों के रेवेन्यूज़ होते हैं। रेवेन्यूज़ किस तरह होते हैं? इंडस्ट्री, हमें इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना चाहिए। जब तक हम इंडस्ट्री को फैसिलिटेट नहीं करेंगे आपके रेवेन्यूज़ नहीं आएंगे। उससे इंडस्ट्री की फैसिलिटेशन सिर्फ यही नहीं है कि जी आपने इंडस्ट्रियाँ लगा दी, उनको बैकअप सपोर्ट देना पड़ता है। और इंडस्ट्री हमारी तभी कम्पिटिटिव होगी जब आपकी एनर्जी कॉस्ट कम्पिटिटिव हो। रिफाइनरी है हमारी, कौन सी रिफाइनरी है हमारे पास? उस वक्त 10 साल पहले, 12 साल पहले 15 साल पहले 2 रिफाइनरियों की बात हो रही थी। एक ईरान पाक रिफाइनरी है, एक खलीफा कोस्टल रिफाइनरी। भाई वो रिफाइनरी क्यों नहीं आ रही है? हम उसको फॉलो करें, रिफाइनरी आए, दे वांट टू पुट अप द रिफाइनरीज, और कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम उनकी भी नहीं है। रिफाइनरीज आएंगी तो रिफाइनरी से हमारा इम्पोर्ट का भी सब्सटीट्यूशन होगी, हमारी अपना क्रूड भी निकालेंगे, वो भी होगा। और यहाँ से वी कैन बी हब। यू सी बलोचिस्तान एंड गवादर इज़ ए जियोग्राफिकल हब। अनफॉर्चुनेटली हम उसको यूटिलाइज नहीं करें तो हमारा ये बहुत बड़ा अलविया है। बढ़ती हुई महंगाई से क्या कभी इस कौम की जान छूट पाएगी? और इसके अलावा अगर हम आने वाले दिनों में देखें तो जो सियासी हालात हैं, जो सियासी तनाव है, ऐसे में मौशी अदम इस्तेहकाम, इसकी सूरत हाल किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है? चंद ऐसे सवाल हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है माहिर मईशत की हैसियत से। साबिक मुशीर ख़जाना और माहिर मईशत डॉक्टर खाका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सियासत का इस्तेहकाम और मईशत का इस्तेहकाम, ये दोनों एक दूसरे के लिए किस हद तक लाज़िम व मलज़ूम है? ज़रा आप थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन सुनो। देखें, पाकिस्तान ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, वो अपनी सारी ही दिहाइयों में देखी है। कोई भी डेकेड ऐसी नहीं थी जब आपने ये ना देखी हो। बट इस दफ़ा समथिंग इज़ डिफरेंट, और वो जो फ़र्क है वो ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टनिटी ऑफ द इलेक्टोरल साइकिल जो है वो बहुत बड़ी है। इससे मेरा मतलब ये है कि आप डिटर्मिन नहीं कर पा रहे कि प्रोविंसेस में या फेडरेशन में इलेक्शन आखिर कब होंगे। आइन के मुताबिक चलते हुए अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। इस वक्त जो ज़रूरत है, अगर आपने माशी इस्तेहकाम मुल्क को देना है और उसको बैकस्टॉप करना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, तो पॉलिटिकल सर्टनिटी ऑफ द इलेक्टोरल साइकिल क्रिएट कीजिए। मैंने बहुत अरसे, पिछले 12 माह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये बाशऊर लोग हैं, ये तीनों पार्टीज़ के। आई हैव हैड द ग्रेट प्लेजर ऑफ वर्किंग विद ऑल ऑफ देम सर आप, और ये मैच्योर लोग हैं। इनको बैठ कर ये तय करना चाहिए कि इलेक्टोरल साइकिल क्या होगा। वही मुल्क में सर्टनिटी, एक चार्टर ऑफ सर्टनिटी कीजिए। लोग कहते हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, मैं समझता हूँ ये मुमकिन ही नहीं है।